हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको ऑफिस मेमोरेंडम DSSB ने जो अनाउंस किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो ऑफिस मेमोरेंडम में ऐसा क्या है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, ना केवल LDC, UDC, हेड क्लर्क, स्टेनोग्राफर, बल्कि सभी के लिए जो भी जेई हैं, TGT, PGT, प्राइमरी टीचर या DSSB के थ्रू किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले हैं आने वाले टाइम में 2021, 22, 23। उन सभी के लिए पॉलिसी है जो उन्होंने चेंज करी है। तो इसे रिवाइज्ड वेटिंग पैनल पॉलिसी नाम दिया है इन्होंने। तो इन्होंने पैनल पॉलिसी जो है वेटिंग की उसमें करेक्शंस किए हैं। क्यों करेक्शंस किए हैं, मैं सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ूं तो जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वेटिंग पैनल की ज़रूरत DSSB को क्यों पड़ी, तो मुझे लगता है इसका मेन रीज़न है DSSB पे वर्कलोड। देखिए, आपने पहले देखा होगा DSSB का जो एक रिक्रूटमेंट जब आता था तो उसको होने में फ़ाइनल लगभग 5 से 6 साल लगते थे और हो सकता है इवन इससे भी ज़्यादा। बट धीरे धीरे आप साल दर साल देख रहे होंगे जो नए बच्चे हैं उनको अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई साल या 2 साल मैक्सिमम लगता है। और कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट भी हुए हैं जो 1 साल के अंदर भी हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा DSSB में फ़ास्ट पॉलिसी आई है, फ़ास्ट काम हुए हैं। जब से एक दो अच्छे सेक्रेटरी आए हैं DSSB के, तब से काम थोड़ा फास्ट हो गया है। और केजरीवाल गवर्नमेंट में तो आप जानते ही हैं थोड़ा अच्छा काम हो रहा है। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट जो गवर्नमेंट अच्छा काम करती है उसकी अच्छाई गिनवाने में कोई बुराई नहीं है। तो अच्छा काम हुआ है, तब से थोड़ा सा जो पॉलिसीज़ हैं वो फास्ट हुई है रिक्रूटमेंट की। चलिए इस पे आगे बात करते हैं इस मेमोरेंडम पर आखिर क्या है। तो देखिए, इसमें 14 से 15 पॉइंट्स हैं जो मेन हैं। तो LG ने इसका अप्रूवल दे दिया है। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इसमें सिंपल ये है कि जो रिज़र्व पैनल है वो DSSB मेंटेन करेगा। पहले भी DSSB मेंटेन करता था, आज भी DSSB मेंटेन करेगा, ठीक है। और ये 1 ईयर तक वैलिड होगा। 1 ईयर वैलिड होगा। और 1 ईयर कब से काउंट होगा, जब इसका फाइनल यानी कि मेन रिज़ल्ट आएगा, जिसमें आप उसमें रैंक वाइज अपने रिज़ल्ट देखते हैं। जब मेन रिज़ल्ट आएगा उस दिन से ये 1 साल तक ये पैनल वैलिड होगा। चलिए, उसके बाद मेन रिज़ल्ट के साथ ही वेटिंग पैनल आपका बनेगा। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है। और वेटिंग पैनल जो है वो 20% ऑफ वैकेंसीज़ जो DSSB नोटिफाइड करेगा उसके अगेंस्ट बनेगा। चलिए, उसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पर। देखिए, तीसरा पॉइंट सिंपल है। तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि जो भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं मेन, उनके साथ साथ जो वेटिंग पैनल है उनका दोनों का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक डोमेन में होगा। पब्लिक डोमेन में पहले से ही DSSB रखता था जब अपना फाइनल रिज़ल्ट आता था, और उसके कुछ दिन बाद वो अपना वेटिंग पैनल भी बनाता था। तो वो टाइम का डिफरेंस हुआ करता था, बट अब वो टाइम का डिफरेंस नहीं होगा। जिस दिन मेन रिज़ल्ट आएगा उसके साथ ही वेटिंग पैनल भी बनेगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं DSSB का एक और मेन चीज़। देखिए, जब पहले क्या होता था, जब मेन रिज़ल्ट आया करता था, उस मेन रिज़ल्ट को जब वो यूज़र डिपार्टमेंट को भेजा करते थे उनके डोजियर्स अपलोड करने के बाद, तो यूज़र डिपार्टमेंट्स में कुछ कैंडिडेट्स या तो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते थे, या किसी की ऑलरेडी जॉब होती थी तो वो ज्वाइनिंग नहीं देता था, या कोई मेडिकल अनफिट होता था, या कोई रेजिग्नेशन दे देता था 6 महीने में, 2 महीने में कहीं और जॉब लग गई, या कोई और भी रीज़न हो सकता था। तो उस केस में कुछ वैकेंसीज़ खाली हो जाती थी। तो उस वैकेंसीज़ को भरने के लिए वो यूज़र डिपार्टमेंट DSSB को रिक्वेस्ट भेजता था। देन DSSB अपने वेटिंग पैनल से फिर से डोजियर अपलोड करवाती थी उन वेटिंग पैनल वालों के लिए। बट अब ऐसा नहीं होगा। DSSB ने अब ये अमेंडमेंट किया है कि डोजियर्स मेन रिज़ल्ट वाले कैंडिडेट्स के साथ वेटिंग पैनल वालों का साथ साथ लिया जाएगा, ठीक है, और उनको साथ साथ फॉरवर्ड किया जाएगा यूज़र डिपार्टमेंट पे। चलिए, 5 नंबर पे बात करते हैं। देखिए, 5 नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे मेन भी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए, यूज़र डिपार्टमेंट अब सब कुछ हो गया है। DSSB का अब सीधा सादा काम रह गया है कि उनको एडवर्टीज़मेंट मिलेगा, जितनी वैकेंसी फुलफ़िल करनी है यूज़र डिपार्टमेंट देगा अपने RR बनाकर,
जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली या यूज़र डिपार्टमेंट ने डिफ़ाइन किया है वो देगा। DSSB फाइनल प्रोसेस पूरा करेगा उस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम लेने तक से लेकर फाइनल रिज़ल्ट अपलोड करने तक और वेटिंग पैनल बनाने तक। उसके बाद सारा का सारा काम यूज़र डिपार्टमेंट का होगा। अब DSSB रिज़ल्ट अनाउंस करने के बाद उस पर कोई काम नहीं करेगी। ये बात है मोटी मोटी जो इस ऑफिस मेमोरेंडम के बाद अमेंड हुई है। चलिए, तो इस पॉइंट में 5 नंबर पर यही है कि जो भी यूज़र डिपार्टमेंट रिजल्ट्स को लेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करेगा, उसकी एलिजिबिलिटी से लेकर हर चीज़ को। ठीक है। छठवां पॉइंट ये कहता है कि जो भी यूज़र डिपार्टमेंट है वो वेटिंग पैनल जो भी लिस्ट उन्होंने भेजी है, ठीक है, और जो भी उसकी कैडर कंट्रोलिंग या अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो इन सारी चीज़ों को देखेगा। मतलब जैसे उसकी एलिजिबिलिटी है नहीं है, उसको मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस, कैंडिडेट्स नॉट एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट ऑफर, उसके साथ साथ पोस्ट्स को ज्वाइन नहीं करता है, रेजिग्नेशन एट दैट केसेस एक्सेप्ट्रा, ये सारे अब जो हैं वो यूज़र डिपार्टमेंट के काम है चेक करने के। चलिए, उसके बाद 7वां पॉइंट क्या कहता है, देखिए 7वां पॉइंट भी सिंपल वही है जो मैंने आपको बताया कि अब यूज़र डिपार्टमेंट अपने लेवल पर सारा काम करेगा। सारा काम का मतलब ये है कि अपने वेटिंग पैनल को वो यूज़ करेगा। वेटिंग पैनल को यूज़ करने का सिर्फ़ और सिर्फ यही कंडीशन है कि जब तक मेन लिस्ट्स में से कैंडिडेट्स वैकेंट ना रह जाएं तब तक वेटिंग पैनल को यूज़ नहीं किया जा सकता। और जो भी वैकेंसीज़ वैकेंट रहेगी, ठीक है, जो भी वैकेंसीज़ वैकेंट रहेगी उसके बाद ही वेटिंग पैनल को यूज़ किया जाएगा। और वेटिंग पैनल को भी स्ट्रिक्टली रैंक वाइज ही यूज़ किया जाएगा। यानी कि जो वेटिंग पैनल में रैंक डिसाइड करेगा DSSB नंबरों के हिसाब से, उसके हिसाब से ही वेटिंग पैनल को यूज़ किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि वेटिंग पैनल में से कहीं से भी किसी बच्चे को उठाकर अपॉइंटमेंट मिल जाए, ऐसा नहीं है। चलिए, 8वां पॉइंट कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है जो DOPT के ऑफिस मेमोरेंडम्स थे 1998-18 के, उसके रूल्स को फॉलो किया गया है पैनल को बनाने के लिए। दूसरा नंबर 9वां पॉइंट ये कहता है कि जो रिज़र्व पैनल है और जो वेटिंग पैनल है उनके पास कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा कि वो जाकर ये कहें कि हाँ हमारा रिज़ल्ट अनाउंस हो गया और हम अपॉइंटमेंट के लिए लायबल हैं। ऐसा उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो तब तक अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते जब तक मेन रिज़ल्ट में से कोई भी कैंडिडेट अपनी वैकेंसी को वैकेंट ना करे किसी भी रीज़न से, जो ऊपर मैंने आपको बताया है। चलिए, 10वां ये कहता है कि जब तक वेटिंग पैनल पूरा फुल नहीं हो जाता वेटिंग पैनल को यूज़ करना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वेटिंग पैनल भी फुल हो जाए जो DSSB ने यूज़र डिपार्टमेंट को दिया है। ऐसा होता है कि कुछ ऐसी वैकेंसीज़ आएँ जिनमें कम होती हैं वैकेंसीज़। अब 8 से 10 वैकेंसीज़ हैं, 2 से 4 उन्होंने मान लीजिए अपने वेटिंग पैनल बना दी और उसको भी यूज़र डिपार्टमेंट यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो उस केस में फिर यूज़र डिपार्टमेंट फर्दर रिक्वेस्ट करेगा DSSB को पूरी डिटेल्ड एनालिसिस के बाद, मतलब पूरी रिपोर्ट बनाएगा वो कि क्यों उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और किसके अगेंस्ट में किस वेटिंग पैनल को लिया गया है। उसके बाद DSSB फर्दर वेटिंग लिस्ट से, अपनी वेटिंग लिस्ट से जो उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं उसके बाद उन कैंडिडेट्स को वो रेफ़र करेगा यूज़र डिपार्टमेंट को। चलिए, 11वां पॉइंट क्या कहता है, देखिए 11वां पॉइंट सिर्फ इतना है जो आप समझदार हैं और आप समझते हैं जब ये काम हो रहा है। देखिए DSSB के हाथ से अब सिर्फ रिज़ल्ट निकलेगा, यानी कि वेटिंग पैनल अब यूज़र डिपार्टमेंट को जाएगा। तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट आज भी हैं मौजूद जो पब्लिक डोमेन से थोड़े दूर रहते हैं। आप समझ रहे होंगे, मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। और पब्लिक डोमेन से दूर रहने का मतलब ही यही होता है कि कुछ सीक्रेसी रखना, सीक्रेसी इन द सेंस कि आप तक बात ना पहुँचे और कुछ काम हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे काम आज भी होते हैं और ऐसे काम रहेंगे। 11वां पॉइंट वही है, इन्होंने सिर्फ इतना कहा है और स्ट्रिक्टली कहा है कि जो वैकेंसीज DSSB को रिक्वेस्ट करी थी यूज़र डिपार्टमेंट ने पब्लिश करने को कि हमें इतने कैंडिडेट्स चाहिए, उतने ही वैकेंसी पर उस वेटिंग पैनल को लास्ट तक यूज़ किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी यूज़र डिपार्टमेंट ने, सपोज़ कीजिए दिल्ली जल बोर्ड ने जेई मांगे 20, दिल्ली जल बोर्ड से 20 जेई मांगने के बाद DSSB ने 20 जेईस को सिलेक्ट किया, उसकी वेटिंग पैनल बनाई 5
और 5 भी फुलफ़िल हो गए। DSSB ने अपने काम कर दिए। अब यूज़र डिपार्टमेंट ने क्या किया, उस 20 वैकेंसीज़ को बढ़ाकर 22 कर दिया, सपोज़ दैट 22 कर दिया। और वेटिंग पैनल में मान लीजिए उनके पास उस 5 में से भी 1-2 वैकेंट रह गए, मतलब वो कैंडिडेट बच गए। अब उन्होंने वो जो 2 क्रिएट करी थी वैकेंसीज़, हालांकि यहाँ पर आप नोट करिए बात को कि DSSB को उन्होंने नहीं बताया, अपने इंटरनल उससे उन्होंने 2 वैकेंसीज़ बढ़ाई और उस वेटिंग पैनल से उस 2 वैकेंसीज़ को फुलफ़िल कर दिया। क्या ये सही है? क्या ये लीगल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई थी वो 20 कैंडिडेट्स के लिए हुई थी, 20 जेईज़ के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 जेईज़ और क्रिएट हो गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये काम ना हो इसलिए 11वां पॉइंट रखा है DSSB ने कि सिर्फ उतनी ही वैकेंसी फुलफ़िल होगी जो यूज़र डिपार्टमेंट ने DSSB को एडवर्टाइज़ करने के लिए कहा है। ये स्ट्रिक्ट है और अगर ऐसा होता है, ऐसा होगा, हो सकता है हो या सुनने में भी आए, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ना हो इसीलिए DSSB ने ये अपॉइंटमेंट का 11वां पॉइंट रखा है कि आपको सिर्फ उतना ही वैकेंसी फुलफ़िल करना है जितना आपने एडवर्टाइज़ किया था। आप समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें पॉइंट पे आते हैं। देखिए 12वां, 13वां, 14th और 15th पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं है। 12वां पॉइंट सिर्फ यही है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी कि जो रूल हैं, जो रैंक है, जो वेटिंग पैनल है, जो रिज़ल्ट है, जो क्राइटेरिया है, RR है, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा रिज़ल्ट उनको यूज़ करना है। 13वां क्या है कि 13वें में ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स कोर्ट केसेस से एंगेज्ड होते हैं, जिनमें कोर्ट केसेस चलते हैं, उन केसेस को विदहेल्ड रखना है। पब्लिक डोमेन मतलब उसे बंद लिफाफे में यूज़र डिपार्टमेंट को DSSB भेजेगा और जब तक फाइनल कुछ नहीं रिज़ल्ट आता जजमेंट का, तब तक वो उनके पास ही रहेगा यूज़र डिपार्टमेंट के। चलिए मॉडल रिज़ल्ट दे रखा है 14th नंबर पर और 15 पे यही है कि ये इमीडिएट इफेक्ट से शुरू हो गया है। चलिए गाइज़, ये मॉडल रिज़ल्ट है जो DSSB ने समझाने के लिए दिया है कि ये कैसे काम करेगा। चलो उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जो मैंने आपको अभी बताया है जो भी, उसमें 2 मेन चीज़ें निकल कर आती हैं। पहली मेन चीज़ ये है कि अब DSSB जो रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा, मेन रिज़ल्ट, उसके साथ ही वेटिंग पैनल को इंक्लूड करेगा, यानी कि साथ साथ आएंगे दोनों और उनके दोनों के ई-डोज़ियर से लेकर सारे काम साथ होंगे। दूसरा काम यूज़र डिपार्टमेंट का, उसके बाद जब भी ई-डोज़ियर्स फॉरवर्ड होंगे यूज़र डिपार्टमेंट को, तो यूज़र डिपार्टमेंट ही अब सब कुछ करेगा, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर उसकी जॉइनिंग तक और उस वेटिंग पैनल को यूज़ करने तक सारे काम अब यूज़र डिपार्टमेंट के हैं। दैट मीन्स टू से कि सिर्फ 2 पॉइंट हैं। पहला, एडवर्टीज़मेंट से लेकर फाइनल रिज़ल्ट तक और वेटिंग पैनल तक DSSB, उसके बाद यूज़र डिपार्टमेंट उसका यूज़ करना, सारी चीज़ें। तो ये था। चलिए मेन रिज़ल्ट पे आते हैं। देखिए ये स्टेनोग्राफर का रिज़ल्ट था, इसमें डेट ब्लैंक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो भी डेट होगा उसके 1 साल तक। तो ये मेन रिज़ल्ट है। मेन रिज़ल्ट आने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे ये कैंडिडेट्स हैं और उस कैंडिडेट्स के बाद ही जस्ट उसके साथ अटैच कर दिया गया है वेटिंग पैनल लिस्ट। तो इस तरीके से रिज़ल्ट आएंगे, सेम डे में रिज़ल्ट होगा और वेटिंग पैनल होगा और वो कब तक वैलिड होगा वो सब लिखा गया है, ठीक है। और 20% जो क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स का वो भी लिखा गया। 22वां पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इसमें रेजोल्यूशन नंबर, डेट सब कुछ मेंशन होगा कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी का ये रेजोल्यूशन है, ये है और ये वेटिंग पैनल बनाया गया है 20%। तो चलिए ये होगा। तो गाइज़ ये पैनल का जो मॉडिफिकेशन था, या आप कह सकते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑफिस मेमोरेंडम किया है DSSB के लिए, तो वो ये सारी चीज़ें थी। तो गाइज़ ये वीडियो आपको अच्छी लगे, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी इनमें क्या हुआ है, क्या अमेंडमेंट हुए हैं इन पॉलिसीज़ पर वेटिंग लिस्ट के। तो गाइज़ अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, भर भर के करना, और जो चैनल पे नए हैं भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है। इस टाइप की हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी और बिल्कुल डिटेल्ड में मिलेगी, जेन्युइन मिलेगी। थैंक यू।